देखिए, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरे पीछे जो एक बैनर लगा हुआ है, किस प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जालना रोड की यही वो प्रॉपर्टी है जिसके ताल्लुक से हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे सारे सरकारी नियमों को ताक पे रखकर किस तरह से अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करोड़ों रुपए की लूट के इस धंधे के अंदर शामिल है। एक बात मैं साफ बताना चाहता हूँ कि जालना रोड की ये जो जगह है, ये वक्फ बोर्ड की जगह है और वक्फ कानून के हिसाब से, चाहे वो पुराना कानून हो सबसे पहले तो मैं तारुफ करवा दूँ, हमारे फारूक पटेल साहब हैं जो वक्फ के केसेस लड़ते हैं और जिनकी वजह से हमको बहुत मदद मिली है। शारिक नक्शबंदी साहब हैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष। तो वक्फ कानून के तहत कोई भी ज़मीन का को बेचा नहीं जा सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। किसी भी हालत के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी आप लीज आउट कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं। अब ये जो मामला है, ये जालना रोड का तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का मामला है, 1 लाख स्क्वायर फीट। और जालना रोड के ऊपर रेट की कीमत क्या होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये पूरी ज़मीन जो है, ये कैलाश बाफना को ये अलॉट की गई थी, लीज के ऊपर उनको दिया गया था। जो मुतवल्ली थे सैयद शाह कुतुबुद्दीन, ये मुतवल्ली थे। इन्होंने इलीगल तरीके से 99 इयर्स के लीज के ऊपर कैलाश पेट्रोल पंप को दे दिया था, कैलाश बाफना को। ये शुरुआत से ही इसकी इलीगैलिटी इस वजह से है कि किसी भी मुतवल्ली को 99 इयर्स के ऊपर लीज के ऊपर देने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जब जो भी बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड का बोर्ड बना, तो उसके अंदर सभी लोग इस तरह के आए कि सबने अपने अपने नाम के ऊपर मनीदा किस तरह से निकाला जाना चाहिए, वो हिसाब से उन्होंने काम किया। ये ज़मीन कैलाश बाफना के पास कई सालों तक थी, लेकिन जब जालना रोड की ज़मीन की कीमतों आसमान सड़कर बोलने लगी और औरंगाबाद के सबसे ज़्यादा महंगी कमर्शियल ज़मीन अगर कहीं पर थी, फोन बंद करके तो बाहर जाइए। तो जब ये सबको पता चला कि जालना रोड की जमीन की कीमतों का रेट क्या हो गया है करके, तब है तो ये लोगों ने एक गेम प्लान रचा और उस गेम प्लान के तहत कि हम ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो कैसे बेच सकते हैं, इसका इन्होंने पूरी तरीके से कागजात तैयार किए। उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ने मदद की, ये आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया हो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है। पहले इन्होंने है तो एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार किया कैलाश बाफना साहब ने। किसके साथ तैयार किया? तो वो तैयार किया उन्होंने तापड़िया, जुगल किशोर तापड़िया और संजय कासलीवाल एसोसिएट्स, इनकी नाम की एक कंपनी थी। इन्होंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार किया। अब डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार करके इन्होंने फिर महानगर पालिका के पास एक प्रस्ताव ये दिया बिल्डिंग परमिशन के लिए कि हम यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। महानगर पालिका ने स्पष्ट तरीके से उनको ये कहा कि आप तो वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आइए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है करके। ये लिखित रूप के अंदर है, महानगर पालिका की पूरी फाइल है जिसके अंदर उन्होंने पूरा स्पष्ट बताया है कि आप वक्फ बोर्ड की एनओसी लेकर आइए करके। जब ये मामला समझ में आया कि वक्फ बोर्ड की एनओसी मिलेंगी नहीं क्योंकि आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को आप किसी भी तरह से दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तब इन्होंने क्या किया कि संजय कासलीवाल जो औरंगाबाद के बहुत मशहूर बिल्डर है, उनको जब समझ में आया कि ये मामला जो है ये पेचीदा है और ये मामले के अंदर अपन प्रॉब्लम में आ सकते हैं, वो कंपनी के बाहर हो गए। उन्होंने रिटायर कर लिया, अपने आप को रिजाइन करके उस कंपनी से बाहर हो गए। जुगल किशोर तापड़िया एंड संजय कासलीवाल एसोसिएट्स जो थे, उसमें से संजय कासलीवाल बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए तो अंदर किसको लाया जाए? एक ऐसे शख्स को लाया जाए जो जमीनों के मामले के अंदर और खास तौर से वक्फ की जमीनों के मामले के अंदर बहुत महारत रखता है। तो इन्होंने लेकर आए यहाँ पर राजू तनवानी को, राजू लेखराज तनवानी को लेकर आए एज ए डायरेक्टर बोल के। उस कंपनी के अंदर संजय कासलीवाल की जगह राजू तनवानी साहब आ गए हैं। ये वही राजू तनवानी साहब है जो अमितेश कुमार पीरियड के अंदर बेगमपुरे की जमीन के ताल्लुक से कई महीनों तक वो जेल में रह चुके हैं।
अब ये जब आए उसके बाद से किस तरह का महानगर पालिका ने ये कह दिया कि नहीं, अब हमारे को एनओसी की जरूरत नहीं है। जो लीज डीड दी हुई है वो लीज डीड के अंदर एक क्लॉज है कि अगर मतलब ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी इस तरह का क्लॉज किसी भी वक्फ बोर्ड की लीज डीड के अंदर नहीं है। जो इस लीज डीड के अंदर इन्होंने ये बताया है कि अगर वक्फ बोर्ड 1 महीने के अंदर एनओसी नहीं देती है तो जरूरत नहीं, ये लीज डीड को एनओसी समझकर है तो आपने बिल्डिंग परमिशन दे देना। और उसके तहत इन्होंने लीगल एडवाइजर को मैनेज किए। महानगर पालिका के लीगल एडवाइजर ने कहा कि हाँ ये मतलब इसको एनओसी की जरूरत नहीं है, एनओसी की जरूरत नहीं है तो आप तो इसको बगैर उसके भी आप परमिशन दे सकते हैं करके। इसका टेक्निकल मैं आपको एक बता दूं कि ये जो है 1964 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था। समीर साहब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो अगर जिला अध्यक्ष अगर लेट आ रहे थे तो सर असल में एक एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, तो वो लेडीज और बच्चे को हॉस्पिटल छोड़ दिया। तो ये अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किए कि 1995 के अंदर आपका जो कैलाश पेट्रोल पंप वालों ने ये जब साथ में मिलकर आए तो इन्होंने एक रेक्टिफाइड डीड बनाई। ऐसी डीड बनाई उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को हाथ में लेकर कि 1964 से 99 इयर्स की लीज कब खत्म हो रही है, 1964 से तो वो 2063 को खत्म हो जा रही है 99 इयर्स की लीज के हिसाब से। इन्होंने 1995 के अंदर उसी लीज डीड को रिवाइज किया और ये कहा कि अब है तो 1995 से है तो हम और 99 इयर्स के लिए है तो हम ये लीज तैयार कर रहे हैं करके, जो मतलब अगेन इलीगल है क्योंकि वक्फ एक्ट के हिसाब से किसी को भी 3 साल से ज्यादा देने का अधिकार ही नहीं है। तो इन्होंने अपना बना लिए। 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड का सीईओ जो भी होगा उसने है तो इनके साथ साठगांठ करके पूरा ये मामला कर लिया। अब ये जो मामला आया इसके बाद 96 में वक्फ बोर्ड को रियलाइज हुआ कि नहीं हमने तो 64 से दिए थे इनको जमीन, अब इन्होंने 1995 से है तो दोबारा है तो 99 इयर्स का लीज डीड एक्सटेंड कर दिए है करके। तो 96 के अंदर एक रजिस्टर्ड डीड फिर से तैयार हुई और उसके अंदर ये बताया गया कि नहीं आपका जो है वो 1964 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 41 साल रहते थे। लेकिन अब इन्होंने बिल्डिंग परमिशन ले लिया, वहां पर जाकर है तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। अब वो कॉम्प्लेक्स का जब किसी भी हालत के अंदर ये बेचा नहीं जा सकता है तो मैंने ये इसकी पूरी जानकारी बनाई और जानकारी बनाकर मैंने वक्फ के जो मंत्री है अल्पसंख्यक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता जनाब नवाब मलिक साहब जो वक्फ के मिनिस्टर है, मैंने वक्फ के मिनिस्टर साहब को एक पत्र लिखा और उनको ये बताया कि साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और धड़ल्ले से इसकी खरीदो फरोख्त चालू है, करोड़ों रुपये का इसके अंदर लेन देन चल रहा है, करोड़ों रुपये के अंदर छोटी छोटी दुकानें बेची जा रही है करके। तो उन्होंने मुझे एक लिखित रूप के अंदर रिप्लाई दिया है, वो रिप्लाई की कॉपी भी मैंने आपको अटैच किया हूँ, जो दिसंबर 2020 को आया, यानी कि कुछ दिन पहले ही ये पत्र, 1 महीना भर पहले ही मेरे को ये पत्र मिला। अगर ये पत्र को पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया कि कैसा कैसा इसके अंदर ये मामला है। इसमें सिर्फ आखिरी का जो एक लाइन है वो आखिरी की लाइन ये है, सदर जागे संदर्भात कोणतेही खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्यात येऊ नयेत असे जाहीर प्रकटन वक्फ मंडळाने काढले आहे। यानी कि वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि ये इसकी जमीन के ऊपर कोई भी इसके ऊपर खरीदो फरोख्त हो नहीं सकती है, कोई इसको बेच नहीं सकता है। हमने ऐसा जाहिर प्रकटन दिए। अब मैं वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से विनती करना चाहूंगा कि आप बताइएगा कि ये जाहिर प्रकटन कहाँ पर दिए है आपने। और जाहिर प्रकटन नहीं, वक्फ एक्ट के हिसाब से ये है, अगर आप कहेंगे कि हमने कोई तो भी एक साप्ताहिक पेपर के अंदर दे डाले हैं, कोई तो भी एक छोटे मोटे पेपर के अंदर, वक्फ एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर किसी को भी लीज दे रहे हैं तो आप उसके अंदर नेशनल डेली के अंदर और एक रीजनल टॉप डेली के अंदर है तो आपको है तो ये देना पड़ेगा कि हम ये लीज है तो इनको दे रहे थे करके। ऐसा नहीं किया गया है। अब नवाब अली साहब ने बोले हैं तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि उन्होंने दिए होंगे। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है उन्होंने बताना कि जाहिर प्रकटन कहाँ पर दिए हैं करके। ये मामला जो है, जब ये मामला वक्फ बोर्ड के जरिए और इनके जरिए कोर्ट में गया तो वक्फ ट्रिब्यूनल ने, वक्फ ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट रैंक का, डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक का होता है। तो वो
ये मामला जब कोर्ट के अंदर गया कि इसके अंदर ये 1964 की लीज लीगल है क्या, 1995 के अंदर जो रिवाइज किया गया है ये लीगल है या इलीगल है करके, तब है तो ए शाहपुरे साहब चेयरमैन है जो वक्फ ट्रिब्यूनल के और जिनका रैंक डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होता है, इन्होंने अपना ऑर्डर पास किए। ये कब का ऑर्डर है? ये 2018 के अंदर उन्होंने पास किए और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये कहा है, इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट लीज डीड डेटेड 1911-1964 executed by the Mutawallis of the Dargah Hazrat Daud Ganj Lashkar Maghrabi Auliya Sahab and modified lease deed dated 2/6/1995 registered in the office of Sub-Registrar Aurangabad executed by the Mutawallis of the Dargah with the consent of the board in respect of the suit property are void ab initio and are no effect। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि शुरुआत से ही 1964 से ये जितना भी ये मामला है ये पूरा टोटल ही ये बोगस है, इलीगल है। इट इज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट द परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन द सूट प्रॉपर्टी ग्रांटेड बाय औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू द डिफेंडेंट इज इलीगल एंड वॉइड। यानी कि इसके अंदर कोई भी मतलब नियम का ये नहीं किया गया है। उन्होंने लास्ट के अंदर ये कहा ये जजमेंट की कॉपी, the certified copy of this judgment be sent to the sub-registrar Aurangabad 2 for taking note of above said lease deeds as void। यानी कि सब रजिस्ट्रार के पास ये जजमेंट की कॉपी चले जाना और उनको ये बता देना कि इस जमीन के ताल्लुक से कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी। ये 2018 का जजमेंट है। अब 2018 का अगर ये जजमेंट है तो किस तरह से जुगल किशोर तापड़िया, राजू तनवानी और बाफना, कैलाश बाफना ने ये जमीनों का जो धंधा किए हैं, जो बेचे हैं, ये इसमें मैंने अगर 2018 के अंदर अगर ये है तो मैंने पूरे रजिस्टर्ड कॉपी जो है उसके अंदर लगाया है। अब ये एक जमीन बेची गई है कितने में? तो 1,76 लाख किसको गई हुई है? मकरंद मधुकर अनासपुरे, ये साहब ने खरीदे हैं। दूसरी जगह किसने खरीदे हैं? सुनील बबन राव इंगड़े, कितने में खरीदे हैं? 10,30 लाख। एक जमीन खरीदे हैं, केसेस रजिस्टर हुए। अब हमको हर 8 दिन को है तो कोर्ट में जाकर हाजिरी देना पड़ता है कि वहां पे आपने क्रांति चौक के ऊपर तोड़फोड़ किए हैं करके। ये जमीन क्यों नहीं वापस मिली? तो उस वक्त भी वक्फ बोर्ड के जो सीईओज होंगे, वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, ये सब इसके अंदर मिले हुए हैं। अब आप 100 करोड़ के अंदर आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि इसके अंदर बंटवारा कैसा हुआ होगा उसमें। हमारा यही एक मांग है कि इस ताल्लुक से प्रशासन ने, सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लेकर अगर इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो हम बड़ा आंदोलन चलाएंगे। हम भूख हड़ताल के ऊपर, मैं खुद एक खासदार की हैसियत से मैं वक्फ बोर्ड की जमीन को बचाने के लिए मैं खुद अपने 1000 लड़के, हमारे पार्टी के सीनियर लोग या जनरल जो पब्लिक है उसके अंदर, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। वक्फ की जमीनें जो है ये गरीब यतीम बेवाओं के लिए है। जालना रोड के ऊपर अगर आप देखेंगे आधे से ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ की है। वहां पर कौन बैठा हुआ है? तो कोई धन्ना सेठ बैठे हुए हैं। यही जमीन के बाजू देख लीजिएगा कौन बैठा है, यही जमीन के ये तरफ देख लीजिएगा, सब वक्त की जमीनें हैं। मुतवल्लियों ने बेच दिए और बेचने के बाद ये धड़ल्ले से तो इसकी रजिस्ट्री डीड ये वो सब होती जा रही है। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको संजीदगी से लेगी और एक्शन लेगी। मराठवाड़ा में तो कई सारे हैं और उसमें पॉलिटिकल लोगों के बहुत यकीनन पॉलिटिकल लोगों के हैं और इसमें बहुत सारे मतलब सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इसके अंदर शामिल हैं। जैसे अगर भीड़ के अंदर आप देखेंगे तो भीड़ का जो वहां का दबंग नेता है, जैसा जयदत्त सिरसागर हो गए, जालना के अंदर जो भी दबंग नेता थे, ये सब लोगों ने अपने अपने दबा के रखे हुए हैं उसमें। अब हमने इसकी शुरुआत की है और ये शुरुआत करके हम यकीनन औरंगाबाद के अंदर खुद मैं तमाम वो लोगों को जिन्होंने ये वक्त की जमीनों के ऊपर ये इस तरह के प्रोग्राम, अभी और के तकरीबन 130 एकड़ जमीन का एक मामला है जिसके अंदर औरंगाबाद के बड़े बड़े धन्ना सेठ लोगों ने है तो एक कंपनी फॉर्म करके है तो उसके ऊपर वहां पर बहुत बड़ा एक वो बना रहे थे। हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी साहब कि ये पूरे लोग, ये लोगों ने जेल जाना चाहिए।
और अगर जेल नहीं जाएंगे तो फिर आंदोलन कैसा छेड़ने का है, ये हमने इसकी पूरी तैयारी करके रखे हुए है। तो शुरुआत यहाँ से हुई है, इसके बाद भी मतलब बहुत सारे केसेस हम स्टडी कर रहे हैं। ज्या लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने त्या रजिस्ट्री केलेली आहे रजिस्ट्री ऑफिसमधून, तर तो जो ऑनलाईन डेटा असतो तो सबमिट करावा लागतो, तो झाला कसा, त्याचा टेक्निकॅलिटी कसं फसवलेला आहे? नाही, वक्फ बोर्डाची जमीनची खरेदी विक्री होऊ शकत नाही, मतलब हे स्पष्ट आहे, मतलब त्याच्यामध्ये काही वेगळं सांगण्याची गरज नाही आहे। वक्फ बोर्डाची जागा जे आहे ना ते लीज डीडवर देऊ शकता तुम्ही, की इतक्या वर्षासाठी 3 वर्षासाठी आम्ही तुम्हाला हे लीजवर देतो, तुम्ही तुम्हाला तिथे जे कारोबार करायचे आहे ते कारोबार करा, त्याच्यानंतर ते रिन्यू होऊ शकतं। पण आपण बघा याच्यामध्ये की डायरेक्ट सेल डीड करण्यात आलेली आहे, डायरेक्ट सेल डीड। आता रजिस्ट्री ऑफिसला हे कंपल्शन आहे की आपण कोणतीही जमीन ट्रान्सफर करताना ज्या डिपार्टमेंटची आहे ते जिल्हाधिकाऱ्याची असेल, गव्हर्नमेंटची लँड असेल, कुणाला दिली असेल किंवा महानगरपालिकाची जागा, तर ते त्यांची एनओसी हे कंपल्शन होते। पण एका रजिस्ट्रीसाठी 25-25 लाख रुपये सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिसला एका दुकानासाठी 25-25 लाख रुपये रजिस्ट्री ऑफिसने घेतलेले आहे। तर तुम्ही याचं एक आकलन करा की किती मोठा हे आहे। आणि मला तर हे विचारायचं आहे की तापडिया साहेबांनी जे आता ते खूप आजारी आहे, का हे केलेलं आहे, आता हे फायनल डेज मध्ये आपण काय असं करावं। आणि संजय कासनीवालला विचारा की तुम्ही संजय कासनीवाल साहेब तुम्ही बाहेर का पडले होते? म्हणजे नाही कळालं आम्हाला। नाही, ते त्यांनी स्वतः मला सांगितलं की मी खूप आजारी आहे, अच्छा मी बोलू शकत नाही। फायनल एक्झिट नाही, ते काही असू द्या, मला हे सांगायचे आहे की आपल्याकडे इतकं आपण जे पैसे कमवलेले आहे, हे गोरगरिबांचे पैसे कशासाठी पाहिजे आता? मला एक सांगा इंत्याजी, की तुम्ही एवढं इन्व्हेस्टिगेशन केलेलं आहे की टाउन प्लॅनिंग, रजिस्ट्रीचे ऑफिसर, महानगरपालिकेचे ऑफिसर, त्याच्यानंतर वक्फ बोर्डाचे अधिकारी याच्यामध्ये सामील आहे असं म्हणता तुम्ही, मग एवढे वेग आरोप का करता तुम्ही? त्यांची नावं का सांगत नाही? जर तुम्ही एवढं इन्व्हेस्टिगेशन केलं असेल तर तुम्ही एक अधिकाऱ्याचे नाव सांगा ना आम्हाला। नाही, काय आहे की मला 95 आणि 96 मध्ये वक्फ बोर्डाचे कोण अधिकारी होते, कोण सीईओ होता, हे मला माहित नाही। पण मी एक सांगतो ना, इन्क्वायरी मध्ये ते येईल ना की 1995 मध्ये कोणी हे केलेलं आहे, जे टाउन प्लॅनिंग प्लॅनिंगचेही 2003 ला कोण लीगल ऑफिसर होती, मी वर्ष सांगतो ना, ते इन्क्वायरी मध्ये आपण इन्क्वायरी केली, पोलिसांनी इन्क्वायरी केली तर ते स्पष्ट होतील ना। आणि मी संजय कासनीवाल जे बाहेर पडले, त्यांच्या या केसमध्ये काही संबंध नाही, कारण त्याला कळालं होतं की बाबा यामध्ये आपण भागडीत पडायचं नाही, आपण जेलमध्ये जाऊ शकतो, ते बाहेर पडले। कागलीवाल त्यांचं नाव घेतो ना मी, दुसरा म्हणजे राजू तनवानी यांचं नाव घेतो ना मी। हे सगळं करत असताना ही पॉलिटिशियनची नावं झाली, टाउन प्लॅनिंग मधले काही तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये काही अधिकारी आढळले असतील? नाही, हे बघा महानगरपालिकाची संपूर्ण फाईल आहे, आता त्याच्यावर जे सिग्नेचर्स आहे ते मला मतलब एक सिग्नेचर मला कळाली की मतलब कोण होतं टाउन प्लॅनिंग मध्ये, तर त्यावेळी एक चांबले म्हणून कोणी आहे त्याची सिग्नेचर आहे याच्यावर। चांबले मतलब असे इनिशियल्स आहे त्यांचे। आता लीगल ऍडवायझर कोण आहे का, म्हणजे याचा अर्थ हे नाही आहे की मी त्यांचं नाव घेत नाही। आता इन्क्वायरी जेव्हा होईल तर ते कळेल ना की हे सिग्नेचर कोणाची आहे करते। हे मला आता मी सांगू शकत नाही की हे सिग्नेचर कोणाची आहे, पण हे सगळे डॉक्युमेंटेड आहे, हे महानगरपालिकेचेच आहे। सक्षम विभाग जो आहे हा जो प्रकार आहे तो पोलिसांकडचा नाही तर हा म्हणजे महसुली प्रकार येतो, किंवा तशा स्वरूपाची तुम्ही कुठे तक्रार केली आहे का, न्यायालयात जाणार कसं काय? नाही, मी हे जे कंप्लेंट केलेली आहे, आता एक गोष्ट हे होऊ शकतं की जेव्हा ट्रिब्युनलने हे दिलं, एक जजमेंट दिलं 2018 ला ट्रिब्युनलने, वक्फ ट्रिब्युनलने, हे सगळं इलिगल आहे, याच्यामध्ये आपण रजिस्ट्री ऑफिसला इन्फॉर्म करा की याच्या बाबतीत कोणताही सेल डीड एग्रीमेंट होणार नाही, हे सगळं दिलं। नंतर ते कोर्टात गेले आणि कोर्टाने हायकोर्टाने त्यांना स्टे दिलं। कशासाठी दिलं की आपण हे जे जागा महानगरपालिका हे जे वक्फ बोर्ड बोलत आहे की हे एन्क्रोचमेंट आहे त्याच्या बाबतीत, पण वक्फ ट्रिब्युनलने किंवा हायकोर्टाने हे सांगितलं नाही की तुम्ही 2018 पासून हे कोर्टात जेव्हा प्रकरण आहे तर तुम्ही लॉकरात आपला हे बांधा आणि ते विकून टाका करते।
आता तुम्हाला एक दुसरी गोष्ट एक सांगतो की 2018 पासून आज 2020 पर्यंत वक्फ बोर्डाने ऍफिडेव्हिट सबमिट केली नाही आणि दरवेळी ते हे मागणी करत आहे. तर हे जे केस आहे, जो कोर्टामध्ये केस आहे, ते वेगळं केस आहे की त्यांचं हे अतिक्रमणचं आहे. वक्फ बोर्ड म्हणतं की हे अतिक्रमण आहे, हे इलिगल आहे, हे बनवलेलं जे आहे हे सगळं इलिगल आहे. पण आमच्या जे आहे कोर्टांना आदर करून आम्ही हे सांगतो की आम्ही जे हे आज पत्रकार परिषद घेतलेली आहे त्या बाबतीत नाही. हे जे क्रिमिनल ऑफेन्स झालेला आहे की इलिगल तुम्ही एका जागेच्या विकून टाकत आहे, त्याच्या बाबतीत हे पत्रकार परिषद आहे कि मतलब आप 2018 के अंदर आपको कोर्ट ने बोल दिया है कि यह तो इसको बेचना नहीं, और आप 2018 से धड़ाधड़ डेली 2018, 19, 20 तक अभी भी रजिस्ट्री चालू है उसकी. यानी कि इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड ने बोला कि हम खामोश बैठते हैं, तुम जल्दी से निकाल दो, जितने बेच सकते हो तुम्हें बेच डालो, हमारे को क्या देना है दे डालो करके. तो ये पूरा मामला इस तरह का आया है. इसमें सब लोग शामिल है. इसमें वक्फ बोर्ड उतना ही जिम्मेदार है. वक्फ बोर्ड का सीईओ से लेके कहां पे कौन कौन लोगों ने कितना बनाए होंगे आप अंदाज लगाइए. या सगळ्या प्रोसेस मध्ये वक्फ बोर्ड, महानगरपालिका, आणखी काही जे ऑफिसर्स आहेत ते कोण कोण आहेत. आता पुन्हा तोच प्रश्न आहे की कोण कोण अधिकारी आहेत. कारण मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या परमिशन शिवाय हे सगळे मोठे गोष्टी होत नाहीत. तर त्यावेळेस कोणते अधिकारी होते, कोण कोण अधिकारी होते, महानगरपालिकेचे कमिशनर कोण होते, वक्फ बोर्डाचे संचालक कोण होते, आणखी काय कलेक्टर कोण होते, त्याची यादी आहे का. म्हणजे हे जबाबदार आहेत असं तुम्हाला म्हणायचंय का नाही. हे जबाबदार मला जयंत खरवडकर सहाय्यक नगर रचनाकार हे ज्यांच्या काळात हे झालं होतं. मग त्याच्यामध्ये चांबले यांची सिग्नेचर आहे. विधी सल्लागार महानगरपालिका औरंगाबाद त्यांची जे सिग्नेचर आहे त्याच्यातून हे कळत नाही की हे कोण होती. 2017चा हे आहे. तर सहाय्यक रचनाकार हे यांच्याही सिग्नेचर हे स्पष्ट होत नाही की हे सिग्नेचर कोणाची आहे करते. पण मला हे सांगायचे आहे हे सगळं फाईल आहे. आता मी जे कोणी इन्क्वायरी करेल ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटला करू द्या, पोलिसांना करू द्या, अँटी करप्शनला करू द्या, मी सगळं फाईल देतील ना. आता महानगरपालिकामध्ये ते गेलं आणि त्यांनी विचारलं की ह्या 2017 मध्ये हे टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मध्ये कोण कोण होतं, तर स्पष्ट होतील ना. म्हणजे कुणाच्याही नाव लपवण्याचं कारण नाही. मी इतकं मोठं लोकांचं नाव घेऊ शकतो. तर हे जे आहे हे छोटे छोटे पैसे घेऊन आपला तुम्हाला मला एक प्रश्न आहे. सर मेरा एक प्रश्न आहे. अनिल देशमुखने तुम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की कारवाई होईल. ही म्हणजे आयुक्तांकडे ही फाईल गेलेली आहे. तरी पण आता तुम्ही हे कशाला देताय. तुम्ही कोर्टामध्ये का जात नाही की डायरेक्ट या लोकांवर गुन्हे दाखल करा किंवा हे करा, उपोषण वगैरे करून कायदा सुव्यवस्था हातात घेण्याची गरज काय. आता मी पुन्हा एक गोष्ट सांगतो की संजय भाटिया म्हणून जे हे आहे लोकायुक्त, अपर लोकायुक्त जे आहे, मी मुंबईला गेलो होतो त्यांच्याकडे आणि त्यांना हे सगळं प्रकरण सांगितलं आणि मी त्यांना सांगितलं की साहेब मी याच्या बाबतीत फक्त महानगरपालिका किंवा जे कन्सर्न लोक आहेत यांना हे सांगितलेलं नाही. तुम्ही माझ्या हे प्रेस रिलीज बघितलं असेल तर मी याच्या बाबतीत पंतप्रधानांना पण लिहिलेलं आहे आणि पंतप्रधानाकडून हे महाराष्ट्र सरकारला निर्देशित करण्यात आलेले आहे की हे प्रकरण खासदार इम्तियाज जलील साहेबांनी आणलेले आहे, याची सखोल चौकशी करून आम्हाला रिपोर्ट पाठवा. मी पंतप्रधानांना लिहिलं. मग मी कुणाला लिहिलं तर सेंट्रल मायनॉरिटी हे जे आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे मायनॉरिटी डिपार्टमेंट हे सगळ्यांनी मला उत्तर दिले की हे जे मामला आहे हे राज्य सरकारची आहे. मिनिस्ट्री ऑफ मायनॉरिटी अफेअर्स प्रमोद कुमार दास IAS सेक्रेटरी त्यांनी मला दिले. आय हॅव गॉट द मॅटर एक्झामिन्ड ॲज द मॅटर फॉल्स विदिन द पर्व्यू ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. A copy of your above referred letter has been forwarded to State Government of Maharashtra via Ministry's letter for necessary action in the matter. मी सगळ्यांकडे हे पाठवलेलं आहे. मला हे सांगायचे आहे की कोर्टाचा दरवाजा माझ्यासाठी उघडा आहे. पण हे जे आहे हे चीटिंग केस आहे. हे चीटिंग केस मध्ये पोलिसांनी तक्रार करायला पाहिजे. जसं राजू तन्वानी जेलमध्ये जे गेलं होतं ना तसंच प्रकारचं आहे की कोणाची जमीन घेऊन आपण आपलं रजिस्ट्री करून विकून टाकली होती, तर तसंच प्रकार हे आहे. तर यामध्ये हे
3 तर लोक जायलाच पाहिजे आणि त्यांच्यासोबत जे जे अधिकारी आहेत त्यांनाही जेलमध्ये जायला पाहिजे. मतलब याच्यामध्ये काही सर माझा एक प्रश्न आहे सर मेरा एक प्रश्न आहे सर एक प्रश्न असा आहे की ह्या 100 कोटीचा 150 कोटीचा 200 कोटीच्या घोटाळ्यामुळे ज्या सर्वसामान्य औरंगाबादकरांचे तुम्ही खासदार आहात त्याच्या जीवनावर काय परिणाम होणार आहे दैनंदिन जीवनावर? नाही, सगळ्यांच्या बाबतीत मी बोलत नाही. मी आपल्याला स्पष्टपणे हे सांगतो की वक्फ बोर्डची जी जागा असते ते कशासाठी असते की गोरगरीब, यतीम, बेवा, गरीब जो लोक असते त्यांच्यासाठी शाळा बनवण्यासाठी, त्यांच्यासाठी काही काम करण्यासाठी. हे वक्फ बोर्डाची जागावर हे धन्नासेठ लोक बसून आणि मुस्लिम समाजातले जे लोक आहेत ते ऑटो रिक्षा चालवणार, ते त्याच बिल्डिंगच्या समोर ते पंक्चर बनवणार, ते काही भजिये चालणार. याच्यासाठी हे आहे का? अनेक असे राज्य आहे हरियाणामध्ये वक्फ बोर्डाची जागेवर मेडिकल कॉलेजेस एस्टॅब्लिश केलेले आहे. मला दाखवा वक्फ बोर्डाचे आपली सरकार आहे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला मी ओपन चॅलेंज करतो. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मला एकही असा प्रोजेक्ट दाखवा, एक प्रोजेक्ट. आपल्याकडे 93 हेक्टर जागा आहे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. एक प्रोजेक्ट दाखवा महाराष्ट्रामध्ये की जे लोकांसाठी तुम्ही केलेले आहे. तुम्ही जगा मला दिली, मी घर बांधलं, ते दुकान बांधलं, धन्नासेठाला विकून टाकलं. आपण तुम्ही लोकांच्या हितासाठी काय प्रोजेक्ट आणलं? मी तर औरंगाबाद मध्ये एक स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी आणण्यासाठी मुनगंटीवार साहेबांच्या मागे लागलो होतो. आता या गव्हर्नमेंट मध्येही मी पुन्हा जाऊन त्यांना विनंती केली की साहेब फक्त जागा पाहिजे आम्हाला, बाकीची जागा द्या, पैसे नको पाहिजे आम्हाला, पैसे आम्ही उभा करू. आम्ही अनेक लोकांशी बोललो, अनेक मोठे मोठे जो फंडिंग करणारे ट्रस्ट आहे त्यांनी तयारी दर्शवली की नाही हो तुम्ही जागा द्या, आम्ही तिथे स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी तयार. त्या स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटीमध्ये आपण चांगलं काम करू शकतो ना. म्हणजे याचा अर्थ हे आहे की ज्यांच्याकडे पैसे आहेत ते सगळं जागा लुटून खाली असते. देखिए स्टॅम्प घेण्याची गरज काय? नहीं देखिए ये बहुत अच्छा ये है कि आपको पता होगा कि लोकसभा का अधिवेशन शुरू है और ये जो मामला है ये ऐसा नहीं है कि कोई एक इंक्वायरी ऑफिसर जाएगा किसी एक और डिपार्टमेंट के अंदर. ये इसके अंदर तकरीबन 5 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर 5 डिपार्टमेंट्स के पूरे डिटेल्स इनको जमा करना पड़ेगा और 5 डिपार्टमेंट्स के डिटेल जमा करके पुलिस डिपार्टमेंट में भी मुझे मालूम है कि वक्त से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट तो नहीं है, उनको भी वकीलों की जरूरत, उनको भी एक्सपर्ट्स की जरूरत लगेगी. तो 15 तारीख तक लोकसभा का अधिवेशन है, 15 से 20 तक हम गुजरात के इसके अंदर रहेंगे, इसलिए हमने हमको 26 तारीख की डेट दी है. बहुत अच्छी बात है सर, बोलिए नेक्स्ट टाइम भी मैं साफ तरीके से ये बता दूं कि मैं टोटली इस बात के विरोध में हूँ कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस औरंगाबाद से कहीं पर भी दूसरी जगह पे हटाया जाए. सबसे ज्यादा वक्फ की जमीनें जो है वो मराठवाड़ा के अंदर है और मराठवाड़ा के अंदर औरंगाबाद में ही वक्फ बोर्ड का ऑफिस रहना है. ये स्पष्ट तरीके से ये गलत खबर फैलाई गई है कि मैंने इसका समर्थन किया है. मैं कट्टर विरोधी हूँ इस बात का कि यहाँ से वक्फ बोर्ड नहीं कल जो ट्वीट किया गया था मराठी में, देखिए पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का एक वीडियो हमारे ही औरंगाबाद के अखिल सागर गुडी लाइन के अंदर जो सागर होटल है वो और उनके साथ उनकी फैमिली गाड़ी में जा रही थी. उस वक्त लोनावाला के करीब मुंबई से पूना आते वक्त लोनावाला घाट के करीब ट्रैफिक जैम था और वहां पर ये जो गाड़ी थी, इस गाड़ी के पीछे ही इनकी गाड़ी थी और सामने वाली गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे थे वो लोग रास्ता बनाने के लिए हाथ में बंदूक लेकर लोगों को डराकर अपना रास्ता बना रहे थे. ये इतने डर गए थे दूसरे लोग कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये लूटने के लिए तो नहीं निकले हैं. हैरानी की बात यह है कि जो गाड़ी चला रहा था वो बंदे के हाथ में भी एक पिस्टल थी और जो पीछे बैठा हुआ था वो भी एक बंदूक बाहर निकालकर ट्रक ड्राइवर्स दूसरे गाड़ियों वालों को धमका रहा था कि तुम रुको हमको जाना है करके. हमको ये पूछना है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या गुंडाराज चल रहा है? जो गाड़ी जरा बाहर चले जाइए, चलिए बाहर. जो गाड़ी थी उस गाड़ी के पीछे अगर आप देखेंगे तो शिवसेना का लोगो है,
मुझे नहीं मालूम कि वो गाड़ी किसकी है, लेकिन शिवसेना का अगर लोगो लगा है तो मैं यही मानूंगा कि वो शिवसेना का लोगो है, और उस गाड़ी का नंबर भी साफ तरीके से दिख रहा है। अब ये घटना होने के इतने घंटे होने के बावजूद भी अभी मुझे पता चला है कि गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे। अब कोई इंक्वायरी क्या करेंगे? आपकी बंदूक साफ दिख रही है, गाड़ी का नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करिए। मुझे एक मीडिया वाले ने कहा कि आप एफआईआर करेंगे क्या? मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ वो डाल दिया है। अब अगर आपको कार्रवाई करना है करे, नहीं तो अपने जितने भी आपके गुंडे मवालियां हैं उनके सबके हाथ में बंदूक दे दे और इसी तरह का गुंडा राज चलाइएगा करके। ये मैं उद्धव ठाकरे साहब को, गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब को और महाराष्ट्र के डीजीपी साहब को कहता हूं कि मैंने पूरी जिम्मेदारी एक खासदार की हैसियत से ये वीडियो डाला है। आपको कार्रवाई करना है करिए, नहीं करना है तो और बंदूकें चलाइए, क्या आपने देना है। तुमच्या इंस्टाग्रामच्या पेजला एक पोस्ट आहे, त्यामध्ये भारताचा नकाशा पूर्ण दाखवण्यात आला नाही, काश्मीरचा नकाशा त्यात काढून टाकलेला आहे. मी इंस्टाग्राम वापरतो, ते तुमचं पेज आहे. एफआयआर रजिस्टर करा, कुणालाही सांगा एफआयआर रजिस्टर करायला. मी इंस्टाग्राम यूज नाही करत. ते राज ठाकरे परत अयोध्येला जात आहे. एक मिनिट, तुम्ही जाणार नाही का? राज ठाकरे ओळखत नाही काय काय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वक्फ की जमीन पे कब्जे किए जा रहे हैं, इमारतें मस्मार की जा रही है और उसका कोई देखिए, अगर वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर हो रहे हैं तो वक्फ बोर्ड का पूरा हेड ऑफिस यहाँ पर बैठता है, औरंगाबाद में बैठता है। अगर वो लोगों ने ये तय करे हैं कि नहीं हम यहाँ पर है तो सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे हैं, बाकी जिसको लूटना है खाना है सब खा लीजिएगा करके, तो जब उनकी जगह है उनको तकलीफ नहीं हो रही है तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं हम सब खाएंगे और इम्तियाज अली ने जाके है तो रुकाना लड़ना है करना है करके तो आप लगे मूळ केस नाही, हे जे जागा आहे औरंगाबाद मध्ये जालना रोड सगळ्या रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।